ओके, है ना, जो भी डाउट है बताइए। तो क्या पूछ रहे थे आप, राव ब्लैकवेल। तो ये जो राव ब्लैकवेल है, थ्योरम, आपको इसका स्टेटमेंट पता है? हाँ जी अंशिका। नहीं सर, अभी तो नहीं याद है। अच्छा अभी याद नहीं, कोई बात नहीं। तो राव ब्लैकवेल थ्योरम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई थ्योरम है, तो आपको पहले तो स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। जैसे लेमन सेफी थ्योरम है, जिसके हेल्प से हम लोग यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालते हैं, यूएमयूई। ये सर लेमन सेफी का तो याद है। जी, तो लेमन सेफी क्या कहता है बताइए? सर अगर हमारे पास इस x1 x2 आइडेंटिटीज होती हैं जी जहाँ पे थीटा नहीं पता होता है, तो जो है उसमें t हमारे कंप्लीट जो सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। यस, तो अगर एक फंक्शन होता है t का जो अनबायस्ड भी होता है, तो वो यूएमवीवी बन जाता है। राइट राइट राइट, है ना, ये स्टेटमेंट है आपका लेमन सेफी थ्योरम का। तो उसी, अब बहुत सारे क्वेश्चन क्या है लेमन सेफी थ्योरम से डिफिकल्ट होता है यूएमयूई निकालना, तो यूएमयूई का अल्टरनेटिव मेथड ये देता है, दूसरा तरीका ये है यूएमयूई निकालने का। तो ये भी वैसे ही कुछ है जैसे आपने बताया लेमन सेफी का, कि एक फंक्शन ऑफ, मतलब लाइक कोई रैंडम सैंपल है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर अननोन थीटा होगा, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो कंप्लीट सफिशिएंट का एक फंक्शन ढूंढ लो टी का, जो अनबायस्ड हो जाए तो यूएमवी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, x1 x2 xn जैसे आपका रैंडम सैंपल है, जिसका पीडीएफ मान लीजिए f थीटा x है। f थीटा x लिखने का मतलब है कि इस पीडीएफ में कहीं ना कहीं थीटा अवेलेबल है, अननोन पैरामीटर थीटा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी t कोई, t जो है t इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, t अभी सिर्फ सफिशिएंट एस्टिमेटर है, किसके लिए? फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप थीटा के लिए बोल सकते हैं, तो फॉर दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक यहाँ एक अनबायस्ड एस्टिमेटर भी होता है, एंड मान लीजिए तो t सफिशिएंट एस्टिमेटर है, और लेट से डेल्टा है, या डेल्टा 1 मान लीजिए, डेल्टा है ना, सो डेल्टा इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, इस तरह से। तो एक सफिशिएंट एस्टिमेटर, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो ये थ्योरम पता है क्या कहता है कि जो आपका वेरिएंस डेल्टा का होगा ना, डेल्टा क्या है? अनबायस्ड एस्टिमेटर है, इसका जो वेरिएंस आएगा, और एक आप फाइंड करेंगे वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। तो ये एक इंप्रूव्ड एस्टिमेटर है, मतलब देखो, पहला एस्टिमेटर जो सफिशिएंट है, दूसरा एस्टिमेटर जो अनबायस्ड है, एक तीसरा एस्टिमेटर हम लोग यहाँ पे पहले ये समझ लो कि हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। इस थ्योरम में तो इंट्रोड्यूस किया गया, जब ये राव और ब्लैकवेल दो अलग अलग ऑथर है, तो ये लोग अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, तो इनका आप रिसर्च पेपर देखेंगे, आई थिंक ये 1950 के अराउंड का थ्योरम है, मे बी 1951 का, शायद, श्योर नहीं हो, देखना पड़ेगा किस ईयर का है, तो मतलब किस ईयर में आया था। तो अगर हम देखें, सी आर राव और डेविड ब्लैकवेल ने दिया था 1947 का ये पीडीएफ इनका ब्लैकवेल का है, और एक राव, और इनका रिसर्च पेपर किस ईयर का है? 1947 का है, 1945 और 1947, दो तीन पेपर मिला के इन्होंने बनाया है ना, ठीक है ना। तो ये अराउंड 1947 के अराउंड है ना, तो ये है उसका, उस समय इन्होंने पेपर लिखा, रिसर्च पेपर लिखा होगा, उसके अराउंड का है। तो इसमें ये कहते हैं कि अब एक नया एस्टिमेटर है, मान लीजिए टी हो गया, डेल्टा हो गया, और क्या हम लोग लेते हैं, लेट से मैं थीटा कैप बोल देता हूँ, थीटा कैप एक तीसरा एस्टिमेटर है, ये कुछ नया नाम भी दे सकते हैं आप चाहे तो, टी थीटा डबल, और क्या एस्टिमेटर है, क्या नोटेशन होता है,
थीटा कैप ही ले लेता हूँ। तो थीटा कैप इज एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। अब ये डेल्टा गिवन टी है एक्चुअली, इनडायरेक्टली पता है क्या कहना चाह रहा है, ये कोई फंक्शन टी का आएगा, क्योंकि जब भी डेल्टा गिवन टी होता है, जब हम मीन निकालेंगे ना, तो ये एज अ फंक्शन ऑफ टी आएगा कुछ ना कुछ। सो ये कुछ फंक्शन ऑफ, ये जो है ये कोई फंक्शन है टी का एक्चुअली। तो ये वैसे ही है जैसे वहां फंक्शन ऑफ टी आता है लेमन सेफी में। तो लेकिन यहाँ पे अभी कंप्लीटनेस यूज नहीं किया हमने, अभी सिर्फ सफिशिएंट है। तो ये थ्योरम ये कहता है कि ये जो हमने एक इंप्रूव्ड एस्टिमेटर बनाया, नया एस्टिमेटर बनाया डेल्टा कैप, तो ये सॉरी थीटा कैप है ना, थीटा कैप एक नया एस्टिमेटर है, ये तीनों एस्टिमेटर है, ठीक है। तो अच्छा, यहां से अगर आप चेक करेंगे तो जो थीटा कैप है वो भी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ये भी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। कैसे? आप इसका मीन निकाल लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप निकालता हूं, तो थीटा कैप को मैंने कैसे डिफाइन किया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, और आप कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला जानते होंगे, तो उसके हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ डेल्टा गिवन टी को मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ जी अंशिका, आपका डाउट है ना, ये क्या ये क्लियर है आपको? ये थ्योरम, ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला सिंपल है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है ई ऑफ डेल्टा, और हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है डेल्टा इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, किसका, थीटा का, मान लीजिए थीटा का, तो यहां से ये थीटा ही आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो डेल्टा कैप मैंने डिफाइन किया, दिस इज आल्सो अनबायस्ड एस्टिमेटर। देन ये थ्योरम कहता है कि जो वेरिएंस ऑफ थीटा कैप होगा वो कम होगा देन वेरिएंस ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा अनबायस्ड एस्टिमेटर था, टी सफिशिएंट था, इन दोनों के हेल्प से एक तीसरा एस्टिमेटर बनाया मैंने, डेल्टा गिवन टी, और ये कहता है कि जो थर्ड एस्टिमेटर आपने बनाया है वो एक बेटर एस्टिमेटर, बेटर इन द सेंस ये होता है कि जिसका वेरिएंस कम हो तो उसको बेटर डिफाइन करते हैं। तो दोनों अनबायस्ड है लेकिन जिसका वेरिएंस कम है, और इसी में अगर टी कंप्लीट सफिशिएंट दोनों हो जाता है तो उस केस में ये जो डेल्टा कैप है यूएमवी हो जाएगा। इसी में आप देखेंगे यहां होगा मोर ओवर इफ टी इज कंप्लीट ऑल्सो, टी सफिशिएंट तो है, कंप्लीट भी हो जाए, तो उस केस में ये जो डेल्टा जो थीटा कैप है, सॉरी जो थीटा कैप जो मैंने बनाए हैं, जो था एक्सपेक्टेशन डेल्टा गिवन टी, दिस इज यू एम भी यू ई, मतलब तो ये कहता है अगर कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा कैप का वेरिएंस है वो सबसे कम होगा, चाहे आप कोई दूसरा अनबायस्ड एस्टिमेटर ले लो, मतलब थीटा के पास तो इनफाइनाइटली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकता है, लेकिन दिस थीटा कैप इज द वन व्हिच हैज लीस्ट वेरिएंस, इससे कम किसी भी अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस नहीं होगा। तो यही डेफिनेशन है यूएमवीयूई का, तो मतलब ये थीटा कैप यूएमवीयूई हो जाता है, ठीक है। और यहां से आप देखना जाए थीटा कैप भी कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ टी ही है, ठीक है ना, ये चीज है, दिस इज सम फंक्शन ऑफ टी, और वहां भी फंक्शन ऑफ टी ही आता है। जो लेमन सेफी क्या कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी बराबर थीटा, तो देन जीटी इज यू एम भी यू ई, यही कहता है लेमन सेफी कि टी कंप्लीट सफिशिएंट है, और अगर जीटी का एक्सपेक्टेशन थीटा हो गया तो जीटी यूएम भी हो गया, किसके लिए, थीटा के लिए, ये किसके लिए, थीटा के लिए, तो ये सेम ही चीज है। सो दिस इज आल्सो, ये जो है दिस इज आल्सो जीटी, ये थीटा कैप है, दिस इज आल्सो सम काइंड ऑफ जीटी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, इनफैक्ट ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर यूएमवी के इस तरीके से भी आंसर आएगा, इस तरीके से भी आएगा, लेकिन इस कुछ क्वेश्चन ऐसा इस मेथड से बहुत लेंदी होगा, इससे शॉर्ट होगा, कोई क्वेश्चन इससे शॉर्ट होगा, इससे लेंदी होगा, तो डिपेंड करता है कौन सा आसान है, कुछ इससे आसान कुछ इससे मुश्किल, इस तरह से है। तो क्वेश्चन देख के आपको समझना होता है कौन सा बेटर मेथड रहेगा, मतलब किससे कम टाइम में निकल जाए। अदरवाइज क्वेश्चन दोनों से हर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, एक इजी होगा, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है, इसलिए प्रैक्टिस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि क्या है, तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी अंशिका क्लियर है या कुछ पूछना है आपको और? सर क्लियर है। ओके जी जी जी, हाँ जी। यूएमवी में जैसे
अगर क्वेश्चंस हमें जनरली दिए होते हैं कि ऑप्शंस 4 दिए होते हैं, तो ऐसे केसेस में इसको सॉल्व करने की जगह ऑप्शंस को डिस्कार्ड कैसे कर सकते हैं? जी, डेफिनेशन से ही आपको क्लियर है, आप खुद भी बता सकते हैं। यूएमयू का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट। बायसनेस एक बार चेक कर सकते हैं। जी जी, तो अनबायस्डनेस पहले चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा वही का फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट है, देख लीजिए उसके जो ऑप्शन है वो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर का फंक्शन है क्या। अब कंप्लीट सफिशिएंट निकालना बहुत आसान है, अगर वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है डिस्ट्रीब्यूशन, तो डायरेक्टली वो के पैरामीट्रिक एक्सपोनेंशियल फैमिली का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस पर फिट कर लीजिए, तो वहां से डायरेक्टली tx आपको t मिल जाएगा कंप्लीट सफिशिएंट डायरेक्टली। या पिटमैन कुपमैन थ्योरम भी है, कुछ बुक में ऐसे लिखते हैं, या कुछ बुक में एक्सपोनेंशियल फैमिली का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस फॉर्म पे लिखिए, फिर उसमें आपको t मिल जाएगा एंड दैट t इज कंप्लीट सफिशिएंट। तो इजीली मिल जाता है, उसका अगर फंक्शन है और अनबायस्ड है तो वैसा हो गया नहीं तो कई बार डिराइव भी करना पड़ सकता है ना। ये है, तो 3-4 तरीके हैं जनरली, 3 तरीके मेनली सिलेबस में है। एक तो राव ब्लैकवेल लेमन सेफी, या वो क्या क्रैमर राव लोअर बाउंड है ना, CRLV को एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जो सीआर को अटेन कर जाए, जिसका वेरिएंस इक्वल हो जाए क्रैमर राव लोअर बाउंड के। तो ये है, तो क्वेश्चन के थ्रू कई बार समझ आएगा, क्योंकि जनरलाइज कोई ऐसे अप्रोच नहीं है कि एक अप्रोच से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हम क्या अप्रोच अप्लाई करें, क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बना रहा है वो किस अप्रोच से बना रहा है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है, तो वो हमें समझना पड़ेगा। ओके सर। जी हाँ जी, तो क्या डाउट है आपका? पूरा अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं let xy here be the random vector of joint PDF this which of the following is regression surface of x on। तो हमने क्लास में सॉल्व किए हैं कि नहीं? सर आपने कर लेने के लिए बोला था, फिर आपने मतलब हम लोग को करने के लिए बोला था, तो आपने किया नहीं तब, तो उस समय क्यों नहीं किया आपने जब करा रहे थे? मतलब तब कराया होगा, बोलेंगे जिसको डाउट है पूछो, नहीं हुआ तो बताओ। लेकिन आप वक्त से पीछे क्यों चलते हैं? जब हम लोग पीवाई को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि सॉल्व करके आओ फिर डाउट पूछना, तो जो सॉल्व करके आते हैं वो पूछते हैं। ये पूछा भी था उसने, आई थिंक नेहा ने उस समय, तो मैंने कराए भी थे। तो किया क्यों नहीं आपने? सर आपको तो भेजा है सर, देखिए मैंने गलती भेजा है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं निकाल पा रही। तो निकाला ठीक तो है, अब इसमें क्या करो, वैल्यू पुट कर, तुमने किया ही नहीं, पूरा कंप्लीट कहाँ किया आपने? आपका क्या आंसर आया है? अरे क्वेश्चन कंप्लीट तो करा करो, आपने आधा ही किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? कोई तो समझ नहीं पा रही। एक तो मैं जब डिस्कशन कराता हूँ तब आपको सब समझ आता है, उस समय काहे नहीं पूछते आप? तो उस समय आप साथ साथ क्यों नहीं चलते हैं, पीछे चल रहे हैं आप? ये हमारे पास, ये आपका इक्वेशन आ चुका है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इंग्लिश तो आती होगी, अब एग्जाम में आगे इंग्लिश में सिखाऊंगा मैं आपको। देखो इंग्लिश क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पूछा क्या है, मैं क्या समझाऊंगा इसमें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ऑन द रिग्रेशन सरफेस, तो आपने ये निकाल लिया, अब क्या करोगे आप? अब ये आपको ऑप्शन थोड़ी बताएगा, आपको चेक करना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ये मैंने जो वीडियो में क्या बताया होगा, कैसे करो इसको। सर आपने कुछ नहीं पता था, सिर्फ d of x given y z ऐसे। हाँ, तो ये इक्वेशन आ गई। अरे मैडम ये तो बच्चों को समझ आ जाएगा कि एक इक्वेशन आ गई, अब पूछ रहा है इस इक्वेशन पे कौन सा पॉइंट फिट होगा, तो पुट करके चेक करो ना। अब ये भी मैं ही करूंगा। एक्स वाई जेड दे रखा है कि नहीं दे रखा है? ऑप्शंस में क्या है आपके पास? अरे मैं पूछ रहा हूँ ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, क्या है ऑप्शन में, मुझे क्या चेक करना है ऑप्शन में? पॉइंट्स। तो इसमें पुट करना आपको नहीं आता है पॉइंट? मतलब सर इसको मतलब सैटिस्फाई करेगा क्या मतलब? जी, तो वही तो क्वेश्चन भी कह रहा है, which of the following point is on the regression surface of x given y z।
कि इस सरफेस पे कौन सा पॉइंट है, पुट करके चेक करो ना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। सर फिर तो x, अच्छा x का वैल्यू, अच्छा मुझे वो समझ नहीं आ रहा। एक्स वाई जेड तीनों पुट करो, लेफ्ट साइड में पुट करो, राइट साइड में भी पुट करो, देखो इक्वल किस में आ रहा है। अच्छा उसमें ध्यान से सुनते नहीं, तभी मैंने बताया था, नहीं बताया होगा, पुट करना है पॉइंट, इक्वेशन निकालो, पॉइंट पुट करके देखो कि कौन सा पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन कंप्लीट करने, जब ट्राई करते हो तो कंप्लीट करो ना, आप इक्वेशन निकाले आगे आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। क्वेश्चन 4 बार पढ़ो, जो फिर नहीं समझ आ रहा 4 बार पढ़ो कि कह क्या रहा है, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, ये पॉइंट क्यों दिया है, मुझे करना क्या है पॉइंट का, ऐसे खुद से पूछो ना आपके इस पॉइंट का करना क्या है मुझे। इम्पेशेंट हो जाओगे जल्दीबाजी में तो थोड़ी होगा। क्वेश्चन पढ़ो, सोचो पूछ क्या रहा है, फिर उसके हिसाब से ट्राई करो आप कि इक्वेशन निकालो, फिर उसको पुट करके चेक करो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ना। हाँ जी आदित्य, इसमें क्या डाउट है आपको? ये नहीं कराया था हमने, कल ही तो कराया था। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, इसमें क्या है, किसी ने सॉल्व किया, ये पहले भी हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन। यहाँ पे x जो है क्या है, एक्सपोनेंशियल 2, y भी एक्सपोनेंशियल 2 है, और ये इंडिपेंडेंट है। अब आंसर आए ना अलग बात है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। e ऑफ x गिवन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो बताया तो था हमने कि आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ आएगा डबल इंटीग्रेशन x ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ xy dy dx, तो ये इंटरसेक्शन होता है ना पीडीएफ का, तो ये सपोर्ट में भी आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सो y की वैल्यू 0 से 4 माइनस x की वैल्यू 0 से 4, ग्राफ बना के देख लीजिए, इस पे इंटीग्रेट करना है। तो y बराबर 0 टू 4 माइनस x 0 टू 4, इसको इंटीग्रेट करो। अब इसको कैसे करोगे, तो ये फाइंड करना ये भी आसान है, इसमें डबल इंटीग्रेशन fxy x कॉमा y dy dx 0 टू 4 माइनस x 0 टू 4 हो गया। इसको इंटीग्रेट करो जिनका डाउट है। देखो हाँ जी 0.9 आया था आंसर। अच्छा ओके, तो इसका टोटल आंसर 0.9 आ रहा है, और इसमें क्या दे रखा है 4। अच्छा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी लोग, बाकी किसी ने सॉल्व किया है? ये तो क्लास में बोला था करने के लिए, पता नहीं एक्चुअली क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जैसे बोल देते हो कर लेना, हाँ सर हो जाएगा, फिर वो करते नहीं है। मैं बहुत बच्चों का जानता हूँ। फिर क्या होता है, वही क्वेश्चन कभी मैं दोबारा कर रहा होता, फिर लगता है अच्छा लास्ट टाइम तो बोला था, हो गया था। जैसे कल ही एक क्वेश्चन है जो कल एक गेट वाले बैच में फंस गया था, लास्ट क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन मैंने पहले हालांकि बैच में डिस्कस किया है, तो मैं उसमें हिंट दिया होगा लोगों को, कहा सर हो जाएगा, पता नहीं लोगों ने किया नहीं किया। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो इसका देखो किसी जी, तो ये जब मैं क्योंकि हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं तब भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, तो उसमें मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था, और उस समय बच्चों को बोल दिया था करना, फिर बच्चों ने बोला हाँ हो जाएगा, फिर मुझे लगता है लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया, फिर मैं खुद कर रहा हूँ अभी, तो फंस गया था है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये किसी ने किया जैम वाले बैच में से, बताओ। ये असाइनमेंट में था ऑलरेडी, हमारा रैंडम वेरिएबल का जो असाइनमेंट टॉपिक वाइज असाइनमेंट है पीवाईक्यू का, उसमें भी था ये। किसी ने ये क्वेश्चन किया हुआ है देखो कि, और ऐसे मुझे ट्राई नहीं मिला, मैं आज भी ट्राई नहीं कर पाया, ऐसे देखूंगा फिर देखते हैं। तो ये ट्राई करके आना जैम वाले लोग को, तब मैंने कराया तब हिंट दिया होगा सॉल्व करना कि x1 x2 x3 भी इंडिपेंडेंट आईआईडी रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन 0 है, और ex स्क्वायर मतलब वेरिएंस x1 का 15/4 है। साई एक फंक्शन है, इस तरह से डिफाइंड है। साई t का मतलब एक्सपेक्टेशन x1 स्क्वायर गिवन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर बराबर t। तो आपसे पूछ रहा है कि साई ऑफ दिस क्या होगा। ये जैम बैच बताया होगा, ट्राई करके देखना, मैंने हिंट दिया होगा कि t को ये रख देना, सॉल्व करना, बट उससे आंसर शायद नहीं आ रहा है ना। तो ट्राई करके देखना सब लोग क्या आता है आंसर। तो ये है अलाउ इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इंडिपेंडेंट है ना ये,
तो जस्ट x1 स्क्वायर लिखेंगे, e of this given this. पता नहीं ट्राई किया बाकी लोग? किया था, हुआ नहीं था। अच्छा हाँ जी सयानी, आपने ट्राई किया उसके बाद या बाकी जो गेट वाले मैच? नहीं सर, टाइम नहीं मिला। हाँ क्योंकि मुझे भी टाइम में ट्राई तो मैंने भी नहीं किया, बट देखेंगे एक बार फिर से, नहीं तो अगले क्लास में बताऊंगा। बाकी लोग भी ट्राई करके आना, ठीक है? तो आज मैं कर नहीं पाया। चलो तो इसका सॉल्व करके देख सकते हैं हम लोग। तो अगर सॉल्व करेंगे या बाकी लोग सॉल्व करके वेरीफाई करना क्या 0.9 आ रहा है, क्योंकि आंसर तो इसका 4 दे रखा है, 4 क्यों दे रखा है, तो मिस्टेक होगा फिर। ये है सर प्रॉब्लम कहाँ है पता है, वो जो इक्वल टू टी है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें है कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। हाँ वो x1 स्क्वायर गिवन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू जो t है ना, वो इक्वल टू t में थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब वो इक्वल टू जो दिया है और हाँ वही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ एग्जाम का है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत हमारे अंदर है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हाँ तो वो आपको समझना है कैसे करना है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इसको ट्राई करके मैच कर लेना भाई, क्या आता है। 4 आ रहा है तो बाकी देखना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा वही होगा, क्योंकि आंसर की कई बार गलत भी होते हैं, तो उनको टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, ये किनका डाउट है, पी के। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एफ वाई मतलब पीडीएफ ऑफ वाई है ए वाई क्यूब प्लस बी वाई प्लस 2 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 2, है ना, और 0 ये होगा अदरवाइज। तो आपसे पूछ रहा है कि इट इज गिवन दैट ई वाई इज 2, आपको बता रखा है कि y का मीन 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, प्रोबेबिलिटी तो पूछ रहा है कि y की वैल्यू 1/2 से 3/2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या प्रोबेबिलिटी, क्या दिक्कत है भाई बताइए अंशिका? इसमें कितने अननोन्स हैं? 2 अननोन्स है ना, तो आप तो 2 इक्वेशंस डिराइव कर लीजिए, क्या होगा। इजी तो लग रहा है आपको, 0 से 2 में इंटीग्रेट करना है इसको, पीडीएफ को, ए वाई क्यूब प्लस बी वाई प्लस 2 डी वाई इज 1, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, 0 से 2 वाई टाइम ए वाई क्यूब प्लस बी वाई प्लस 2 डी वाई इज 2। सो यू हैव, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए पहले ठीक से, इंटीग्रेट करके एक इक्वेशन यहां से आएगी, एक इक्वेशन यहां से आएगी। यू हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन्स हैं, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, ab की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फिर पीडीएफ है तो यहाँ पे 1/2 से लेके 3/2 इसी को इंटीग्रेट कर लीजिए। अब आंसर नहीं आ रहा है ये अलग बात है, बट प्रोसीजर अप्रोच यही रहेगा। हो गया, अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो ये अप्रोच है इसका। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है, आंसर नहीं आ रहा फिर मैं सॉल्व करता हूं, ये है, वरना अप्रोच तो आपको पता ही होगा, मुझे लगता है सबको पता ही होगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट जो है, हाँ जिसमें क्या डाउट है आपको बताइए। कंसीडर 2x2 मैट्रिक्स, if the 8th power of m satisfying this, then find the value of x. Okay, बोलो भाई कैसे ट्राई कर रहे हो आप? सर इसको सर मतलब m का सर आइगन वैल्यूज निकाली, फिर उसका आइगन वैल्यू जो आया था उसका सर मतलब 8 पावर लिया था, तो सर उससे सर आंसर। एक मिनट, आइगन वैल्यू क्या आया था मैं पूछ रहा हूँ, m के पास क्या क्या आइगन वैल्यू है?
एक्चुअली सॉल्व करोगे तो आप भी कर लोगे, क्योंकि अप्रोच आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हो जाएगा, लेकिन आप सॉल्व कर नहीं रहे हैं एक्चुअली। सॉल्व करेंगे तो आप भी कर लेंगे। मुझे बताइए आइगन वैल्यू क्या है इसकी। सर इसका आइगन वैल्यू 1 ± √5/2 आया। डिटरमिनेंट कितना है इसका? देख लीजिए जी। ओके, तो मुझे यहाँ से वो चाहिए। सर -1 आएगा आपने कल। देखो तो एक बार लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इज 0, सो क्या आएगा? ये है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि 8th पावर ऑफ m8 10, तो एक काम करते हैं। तो एक तो ये अप्रोच है, दूसरा इससे आसान अप्रोच मुझे लग रहा है, अगर m को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 से तो क्या बनेगा? तो मतलब 1110 को, ये थोड़ा लेंदी अप्रोच लग रहा है वो वाला, ये दूसरे तरीके से चलते हैं। तो 1110 11 से करेंगे तो ये बताइए कितना आएगा? क्या आएगा जी? 1 और 10 और 10। रुक जाओ, ये यहाँ से होगा 1 × 1 1 × 0 1 हो गया, तो यहाँ से 1 1 होगा। m² 10, तो m² 10 का मतलब हो गया कि m × 10 फिर m × 10, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा? m टाइम 1 1, मतलब इसको ब्रेक किया ना, m टाइम दिस तो निकाल ही रखे हैं, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइंग दिस एंड दिस बाय m, तो यहाँ ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा ये, तो इससे एक पैटर्न आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो यहाँ से सॉरी 1 1 है ना, तो कितना हो गया? 1 + 1 2, और यहाँ पे ये 1 ही रहेगा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही m³ 10, तो यहाँ से m टाइम फिर से दोनों तरफ m मल्टीप्लाई किया तो 2 1, यहाँ से 1 1 1 0 2 1, तो ये कितना बनाएगा? यहाँ से 2 + 1 3, 1, तो एक पैटर्न यहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जिन लोगों को समझ आ रहा है बताइए क्या लग रहा है आपको? m8, अच्छा m4 भी निकाल लें, एक आइडिया मिल जाएगा। तो m4 10, तो मतलब m टाइम 3 1, तो मतलब 1 0 सॉरी 1 1 1 0 3 1, तो ये क्या बनाएगा? 3 + 1 4, अच्छा यहाँ थोड़ा गलती हो गया, देखो मल्टीप्लिकेशन में है ना, यहाँ पे क्या बनता? ठीक है, ये यहाँ पे 2 आता है, 2 + 1 3 और 2, यहाँ से करेंगे तो 4 और यहाँ आएगा 3, तो देखिए m4 इस तरह से आ रहा है। सो आपसे पूछा जाए, अब बताइए m की पावर 8 10 किसके इक्वल आएगा? पैटर्न देख के बताइए। सर 8 7, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं बन रहा है, हमारा यहाँ आंसर क्या है? यहाँ तो कुछ और आंसर है, m8 10 ना, xy m1 1, कैलकुलेशन चेक कर लो जी, मैंने मल्टीप्लाई सही किया ना। तो m टाइम 10 इज दिस, तो 1 1 1 0 1 1 1 0, सर आइगन वैल्यूज से कुछ हो नहीं सकता क्या? मतलब रुको रुको, जैसे मैं कर रहा हूँ करने दो, हो सकता है आप ट्राई करो उससे, है ना, तो आपको ट्राई करना चाहिए। यहाँ से हम देखते हैं अभी तो कहाँ तक पहुंचे हैं, m² मल्टीप्लाई किया तो m दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। अब 1 + 1 2 और 1, ठीक है ना, ये यहाँ तक 2 + 1 3 और ये 2, यहाँ से फिर करेंगे सो 3 + 1, सर आप
एक बार एम स्क्वायर निकाल लीजिए ना, फिर उसके बाद उससे जो हमारा एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा m4 आ जाएगा, m4 को 2 टाइम करेंगे m8 आ जाएगा, और फिर देख के सर उसका इक्वेट करके आंसर 34 आ रहा है, x की वैल्यू 34। अच्छा ऐसा है क्या? ओके, तो इससे थोड़ा लंबा हो रहा है और इसमें गलती कहाँ है? गलती तो कुछ लग नहीं रहा। हाँ वैसे भी ठीक है, मतलब वो भी मुश्किल नहीं, m से m स्क्वायर से m4, m4 से m8 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या दिक्कत है? अगर इससे हम जाएं तो यहाँ थोड़ा लेंदी हो रहा है, नहीं तो 1 0 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करने आना सेम ही चाहिए। हाँ कोई कमेंट, एसोसिएटिव तो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 तो यहाँ तो 8 आ जाएगा, लेकिन 34 तो आएगा नहीं इसके हिसाब से। ओके, समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा आप कह रहे हैं कि इस तरीके से करें अगर हम कि m मेरे पास है तो m स्क्वायर निकालना आसान है, 1 1 1 0। मतलब क्वेश्चन तो ऐसा इजी है, तो कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, मतलब वैसे नॉर्मली कोई भी इस तरीके से ट्राई कर सकता है। तो इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 2 1 into 1 plus 2 1 1 1। ओके, फिर m की पावर 4 निकाल लेंगे तो इसी को डबल कर दें m स्क्वायर को, सो 2 1 1 1 2 1 1 1। अच्छा, तो यहाँ से सिंपली आ गया हमारे पास 4 plus 1, तो यहाँ 5, तो यहाँ 3 होगा ना, सर यहाँ पे 3 होगा, यस सर, और नीचे भी 3 होगा, 5 3 3 2, होगा 2। और m की पावर 8 डायरेक्टली आ जाएगा दिस इनटू दिस। ओके, सो 5 3 3 2 5 3 3 2, सो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आपके पास यहाँ आ गया 24 21 21 एंड 30, और यहाँ से 13। यस सर 30। ओके, अब यहाँ से m8 हो गया, अब इसने कहा था m की पावर 8 1 0, तो इसको 1 0 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, सो 34 और 21 आ जाएगा तो x की वैल्यू। ओके, तो ये ऐसे सिंपल कैलकुलेशन वाला अप्रोच हुआ ये, तो यहाँ से भी आ गया ये 34 और इससे 21, ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ इन्होंने पूछा था, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ऐसे तो, मतलब इस तरीके से जाते, तो दूसरे तरीके से जाओगे थोड़ा कैलकुलेशन है और मुश्किल हो रहा है ना, तो ये ऐसे बहुत इजी सा हो गया ऐसे तो, और बहुत ज़्यादा टाइम भी थोड़ी लगा है, एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ हुआ, दूसरा मल्टीप्लिकेशन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथे में हो गया आंसर। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा वाला यहाँ से भी आएगा, मतलब यहाँ कोई चेक कर लो, यहाँ से भी आंसर तो वही आना चाहिए। आंसर तो वही आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 4 3 7, हाँ आ जाएगा ना। आगे अगर प्रोसीड करोगे आप ना, जैसे आगे थोड़ा यहाँ पे टाइम प्रोसेस ज्यादा हो रहा है, M5 1 0 तो इससे करेंगे तो फिर आप 1 1 1 0 को फिर 4 7 से, मतलब 4 3 से, तो यहाँ बनेगा 7, ठीक है ना, और यहाँ से आ जाएगा 4, ये आ गया। फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाइए तो अगली बार आएगा 7 4 11, फिर ऐसे ही बनता चला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे टाइम ज्यादा है। अब आइगन वैल्यू से हम क्यों जाए, इतना लंबा चौड़ा क्यों करना है? आइगन वैल्यू से फिर आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा हमें, ताकि ये देख सके क्या आएगा। तो ये और लेंदी अप्रोच है, ठीक है ना। इसमें फिर आपको आइगन वैल्यू निकाला, फिर आप आइगन वेक्टर निकालो, उससे जाओ। तो ये आसान अप्रोच जब है तो इजी क्यों लगा है? तो यही घर पे सोचना होता है, ये लेंदी और दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, चौथा तरीका क्या हो सकता है, पांचवा क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप सोचोगे तो यू विल रीच टू द बेस्ट मेथड। और ये बेस्ट मेथड वो होगा जो आप एग्जाम में लगा पाओगे, क्योंकि जब घर पे एक्सपेरिमेंट करोगे तभी सीखोगे ना आप कि ये तरीका यहाँ अच्छा है। तो एग्जाम में जब इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो आपके एग्जाम में, आपके दिमाग में एग्जाम के टाइम पे वही मेथड आएगा जो घर पे आपने एक्सपेरिमेंट करके जो सबसे अच्छा मेथड आपको लगा था, तो वही आएगा। वरना एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, घर पे नहीं करोगे तो एग्जाम में टाइम किल होगा। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, आप आइगन वैल्यू निकाल रहे हो, फिर आइगन वेक्टर निकालोगे, तब भी जाके 20 मिनट लगेगा, तभी आंसर आएगा नहीं आएगा पता नहीं। ये है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आसान और कम टाइम वाला अप्रोच कौन सा हो सकता है जिससे हम इजीली एग्जाम में सॉल्व कर ले।
ये चीज सीखना है। ये नहीं पहला दिमाग में जो आया अब उससे ही करके रहेंगे हम, चाहे 4 घंटा काहे नहीं लग जाए, तो उसमें क्या होगा, एग्जाम में 0 मार्क्स आएंगे, फिर सॉल्व तो कर लोगे आप। ये चीज है। अब ये सब तो आसान क्वेश्चन था, मतलब ठीक से आप 2-3 अलग तरीके से सोचते तो हो जाता है ना। ये सब क्लास में क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए क्या? ये सब अभी आपको मिल रहा है? वो किसका है? सर जैम एमए का क्वेश्चन है। अच्छा जैम एमए का है, ओके। अच्छा जैम एमए का है, फिर तो हमने एमए के असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस थे वो तो डिस्कस किए ही होंगे, ये सब नहीं रहा होगा तो डिस्कस नहीं किया होगा, तो आप सॉल्व कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? सर ये वो इंटीग्रेशन जो पार्ट है ना वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है आपको? इसमें तीनों तो एक जैसा ही, एक क्वेश्चन कितनी बार भेजा आपने? तीनों सेम ही क्वेश्चन भेजा है क्या आपने? नहीं सर उसको कट हो गया, मतलब इसको पास से लिया था तो कट हो गया। एफ ऑफ, तो पूरा क्वेश्चन क्या है? पूरा क्वेश्चन ये है कि एफ हमारा सम ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज है, पावर सीरीज का सम है। तो इसको देखो, अब सम ऑफ कोई सीरीज का सम पे आप फिट करो इसको, आप सम ऑफ कन्वर्जेंट पावर सीरीज। अब समहाउ क्या करना आपको, जो सीरीज के फॉर्मूले हैं उस पर फिट करना पड़ेगा इसको, और उसके बाद आप अप्लाई करो। तो इसको सीखने ट्राई किया आपने? कैसे ट्राई किया बताइए मुझे, एक भी अप्रोच बताइए जो आपने लगाया हो। तो मुझे समझ ही नहीं आता कैसे करूं। अरे तो समझ, क्वेश्चन पर के सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा, मतलब ट्राई करो। तो आप क्या कर सकते हो, आप सोचो, मतलब कोई क्वेश्चन देखते हैं तो हम क्या, जैसे मान लो अभी तुम अभी नोटिस करो, जैसे मैं जब ये मेथड लगा रहा था, जब ये और 2 मेथड लगा रहा था, तो कोई स्टूडेंट ये तीसरा मेथड ट्राई कर रहा था, और दिस वाज द इजीएस्ट मेथड। तो सेम आपको ट्राई करो तभी तो आएगा। सॉरी कि अब जो अब इसमें ट्राई, अब कुछ तो करोगे ना आप, तो क्या करोगे आप सोचोगे आपको फंक्शन एक्सप्लिसिटली निकालना है, सो कैसे करोगे? तो log 1 यहां दे तो रखा है, log 1 माइनस टी का एक्सपेंशन लिखना आता है आपको? log 1 प्लस टी का एक्सपेंशन आता है लिखना? हाँ तो लिखो, ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन के थ्रू ही चले जाओ आप चाहो तो। तो नहीं वहाँ पर से इंटीग्रेशन है तो उसमें तो f ऑफ x पूछ रहा है ना, तो fx ये हिंट दे ही तो रहा है, कहीं ना कहीं ये log 1 प्लस x के एक्सपेंशन के थ्रू कुछ ना कुछ आ जाएगा। और आप जैम एम में क्यों, आपने गेट के सारे क्वेश्चंस कर लिए, स्टैट्स के रिवाइज 23, 22, 21 ये सब सारे कर लिए आपने? नहीं तो वो आपके डोमेन के क्वेश्चन आप कर नहीं पा रहे हो, और ये बाहर के डोमेन में जा रहे हो आप। आपको 23, 22, 21, 20 जो गेट के पेपर्स हैं पिछले, अभी हम लोग 14, 15 तक आ गए, इन्हीं को आप 3, 4, 5 बार सॉल्व करो डेफिनेटली। तो अपने डोमेन के क्वेश्चन में पकड़ बनाओ ना, बाहर के क्वेश्चन पे क्यों जा रहे हो आप? ये उनके लिए है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट जो अपने, जो हमारे फील्ड का जो आपका गेट स्टैटिस्टिक्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गेट स्टैटिस्टिक्स के सॉल्यूशंस आपको ठीक से आते नहीं है, मैं देखता हूँ। आप उसको रिपीटेडली सॉल्व करो ना, जैसे 23 के पेपर हैं उसको आप 2 बार 3 बार सॉल्व करो ताकि पकड़ बने उस पे आपका। अब बाहर बाहर क्वेश्चन पे आप घूम रहे हो ये सब। तो एक स्ट्रैटेजी बना लो क्या करना है। पहले आपको गेट स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करने हैं, जैम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूरे करने हैं, है ना, उसको रिपीटेडली सॉल्व करो 2-3 बार कम से कम एक ही पेपर को, ताकि आपको ये एग्जैक्टली सेम डे नहीं, थोड़े गैप लेके 1 वीक का गैप ले लो, 2 वीक का गैप ले लो, जैसे आज 23-25 तक कर लिए, फिर बाद में एक बार फिर से वो साइकिल पूरा कर दो आप, 23 से स्टार्ट करो 2005 तक सॉल्व करो जैम या गेट का, फिर उसके बाद फिर से एक बार उसी साइकिल को कंप्लीट करो, एक बार तीसरी बार साइकिल कंप्लीट कर सकते हो। तो उससे नेक्स्ट आपको 6 सप्ताह बाद करो, आपको समझ आए कितने क्वेश्चंस आपको ढंग से समझ आए, और यकीन करो आपको बहुत खुशी होगी जब आप तीसरी चौथी बार कर रहे होगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आपने सीख लिया सब कुछ, और ऐसा लगेगा कि हाँ अब एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे, ये खुद ही से कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ये चीज़ें जब आप अभी कर रहे होगे, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपको खुद ही लगता होगा मुझसे एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इस तरह से है। जब रिपीटेडली आप सॉल्व कर तीसरी चौथी बार जब सॉल्व कर रहे होगे तो आप बहुत कुछ सीख चुके होगे, और एग्जाम में वही सब चीज़ें आएंगी जो आप सीख चुके हो। ये चीज़ है, समहाउ सीखना है। 10 लाख क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप 1000 क्वेश्चन ढंग से 4-5 बार कर लो ना, तो 10 लाख क्वेश्चन के बराबर कॉन्सेप्ट आ गए, ये है। और उसी में आप नया क्वेश्चन जो आएगा तो आप सोच पाओगे, जैसे आप नया क्वेश्चन आता है आप से अगर नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके उस तरह से आपको अप्रोच डेवलप करना है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, हम कोई सीरीज का
एक्सपेंशन देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो ट्राई क्या जरूरी थोड़ी आपको क्या है क्वेश्चन मिला और सॉल्यूशन 10 सेकंड में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम इनिशियली फर्स्ट टाइम में टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में आपको 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट लगेंगे और तब भी नहीं होगा, लेकिन आप ट्राई करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सीखने की कोशिश करोगे कैसे सॉल्व होगा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। इस तरीके से आप देखो कोई नया क्वेश्चन मुझे मिलता है, मैं क्या करता हूँ, कई बार सॉल्व नहीं होता लेकिन ट्राई करता हूँ ना, ये थोड़ी बीच में छोड़ दूंगा। ट्राई करेंगे, जब नहीं होगा तो ठीक है बाद में सोचेंगे और कोई और तरीका। एटलीस्ट ट्राई करके देखो क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये चीजें। जैसे हमें कहा है कि ये जो फंक्शन है f(x) ये हमारे पास ऐसा है, और ये मुझे लग रहा है कि चूंकि डाउट क्लास चल रहा है तो आप अगर कुछ भी पूछ लो उससे क्या ही फायदा है। आप अपने वो चीजें पूछो जो आपको सच में आपने ट्राई किया हो और आपको नहीं आया हो। ऐसे नहीं कि क्लास चल रहा है तो एडवांटेज लेने कुछ भी पूछ ले, वैसा नहीं। आप सिर्फ वो पूछो जो आपने ट्राई किया हो, टाइम दिया हो 10-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे, फिर समझ नहीं आया तब पूछो। आप कैसे नहीं कोई फोटो खींचे भेज दिए, ऐसा नहीं, ट्राई करके पूछो, ये है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आप, तो आपको इसने पूछा है एफ हाफ किसके इक्वल होगा, ऑप्शन भी ध्यान से देखो आप। तो ऑप्शन देख के कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा फंक्शन हो सकता है इस टाइप का हो। जैसे ये फंक्शन हो सकता है कि हमारा फंक्शन इस टाइप का हो, मैं तो गेस कर रहा हूँ अभी, हम ट्राई कर रहा हूँ जस्ट, सॉल्यूशन मुझे नहीं आता अभी, मैं ट्राई करूंगा और सॉल्व हो जाएगा, नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, बट ट्राई करेंगे। इस तरह सेम आपको सीखना है कि कोई नया क्वेश्चन आया तो मुझे क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, एक नया अप्रोच लगानी चाहिए। सॉल्व होगा नहीं होगा बात की चीज है, जब हम ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा सॉल्व होगा कि नहीं होगा। सेम एग्जाम में ये अप्रोच रहेगा, कोई क्वेश्चन आया आप ट्राई करके देखो, ज्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन हो जो आप नहीं कर पाओगे, ये चीज है। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए क्या समझ आ रहा है मुझे कि f(x) जो है इस टाइप का फंक्शन होगा, मतलब जस्ट गेस कर रहा हूं मैं कि जो हमारा f(x) है वो इस टाइप का होगा। अब log 1 माइनस टी अपॉन टी dt, ठीक। तो अगर इस तरह का ऑप्शन होगा इसका मतलब मुझे यहां से ये समझ आ रहा है कि अगर मैं f' निकालूंगा तो ये बनेगा log 1 माइनस x अपॉन x टाइप का, सिंपल। तो यहां से एक हिंट मिला कि मैं f' निकाल के देखता हूं क्या आता है। तो यहां से हिंट मिला, या कोई भी ऑप्शन में लेके चलूं तो यहां से मैं f' निकाल के देखूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस x अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन 3, देखिए जरा 2x2 कट गया ना, और 3x स्क्वायर अपॉन 3 बचेगा। फिर अगला होगा x3/4 जो पैटर्न चल रहा है, क्योंकि अगला टर्म क्या होता है x4/4 स्क्वायर, यही होता है। अगला होता है x5/5 स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करके देखता हूं तो यहां से ये आ गया 4x3, तो एक 4 कट गया, 5x4/5 एंड सो ऑन। अभी आप समझो ठीक से, तो ये f' मेरा आया। अब आपको फिर ये सोचना है सीरीज एक्सपेंशन, जो बहुत सारे टर्म्स के आप सीरीज याद करना पड़ेगा, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या है, sin x का एक्सपेंशन क्या है, cos x का एक्सपेंशन क्या है, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या है, log 1 माइनस x का क्या है। तो उसमें बताइए, कोई मुझे बताओ log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या है, या 1 माइनस x का एक्सपेंशन क्या है। So 1 plus x का 1 माइनस x का सब माइनस में होता, माइनस प्रोडक्ट x चलो। प्लस x स्क्वायर बाई 2। नहीं ये बताओ 1 प्लस x का बताओ, चलो। सर 1 प्लस x का होगा हमारा x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x 3/3 माइनस x 4/4, ऐसे ही हो जाता है। ओके ठीक है, चलिए। तो यहां से मुझे कुछ आइडिया दिख रहा है इस क्वेश्चन का कि अभी जो हमारा f' आया कुछ इसी तरह का है। अगर मैं, बाकी लोग वेरीफाई करना जी, सो 1 माइनस x अगर मैं लिखूंगा तो ये बनेगा, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस x²/2 प्लस x3/3 प्लस x4/4 डॉट डॉट डॉट। अब इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, थोड़ा सा हम रिलेट कर पा रहे हैं। अगर मैं x f' निकाले, सो यहां से अगर मैं x f' निकालूं तो क्या बनेगा, इसको x से आप मल्टीप्लाई, अभी मुझे आइडिया यहां से एक ऑप्शन से आइडिया मिला कि फंक्शन ऐसा हो सकता है, क्योंकि f हाफ पूछा हुआ है ना और लिमिट में हाफ है, तो आइडिया मिला
कि इस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ से ये निकाला मैंने, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ देखो एक्स एफ डैश एक्स। अब ये फंक्शन मुझे ऐसा बनाना चाहता हूँ मैं इस तरह से इसको बनाना चाहता हूँ कि इस तरह से बन जाए। तो यहाँ क्या है, एक्स से स्टार्ट है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स 4 बाई 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब बताइए ये किसके इक्वल आ गया, ध्यान से देख के बताइए। ये वाली चीज ये किसका सीरीज एक्सपेंशन है, माइनस log 1 माइनस x। माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। तो यहां से मुझे एफ डैश एक्स क्या मिल गया, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा यहां ध्यान से देखो तो हमने थोड़ा सा सही लिखा है ना, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन तो गलत है ना, क्योंकि हमारा जो एफ डैश एक्स एक्चुअल आया है वो ये आया है, पहला ऑप्शन कह रहा है ये होगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। तो देखिए इस तरह का दूसरा ऑप्शन क्या है, हाँ जी से यानी आंसर आया। देखिए ऑप्शन देख के बताइए कौन सा ऑप्शन लग रहा है ट्रू आपको, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन बी होगा। बी ट्रू है। इसमें क्या नया आता बताइए अब। और यकीन मानो मैंने ये क्वेश्चन इस बार कभी सॉल्व नहीं किया है, पहली बार में सॉल्व किया हूं। ये चीजें हैं तो आपको ट्राई करना पड़ता है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ये चीजें हैं। तो मैंने बस ट्राई तो किया है। तो सेम आपको सीखना है, और ये जब तक नहीं सीखोगे आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। एंट्रेंस में सिर्फ उतना ही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपने पहले सॉल्व किए हैं, और ये बीएससी एमएससी के एग्जाम में होता है कि जो क्लास में टीचर ने पढ़ाए हैं वो आ जाता है जनरली छोटे यूनिवर्सिटीज में। आईआईटीज में वो भी नहीं होता। आईआईटीज में क्या होता है कि जो पढ़ाया हो तो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब क्लास में टीचर ने अगर 10 क्वेश्चन कराए तो वो 10 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में नहीं आएगा, ये श्योर है, क्योंकि वो क्वेश्चन और जो 10 क्वेश्चन कराए उससे 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आईआईटीज में ये होते हैं, तो वहां वो लोग सिखाते हैं यही चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वहां भी यही सिखाते हैं कि तुमने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीखो, ये नहीं रट्टा मार के आया तुम उगल दिए वहां पे। तो वहां आईआईटी में ऐसा नहीं होता, इसीलिए तुम देखोगे अच्छे अच्छे बच्चे आईआईटी में पास होने के लिए सफर करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे श्रुति थी, 3rd रैंक एग्जाम में था, उसका हालत हो जाते हैं वहां पे अच्छे अच्छे बच्चों के, और बाकियों को भी यही हाल होते हैं। लगभग कुछ ही बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा वहां करते हैं, क्योंकि सबके वही हालत होते हैं कि सबको लगता है फेल हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। तो वहाँ सिस्टम ऐसा है कि ये नहीं कि तुमने जो रट्टा मारे हुए जी वो वहां हो जाएगा। वहां चीजें क्या है, पढ़ाया गया, तुम्हें थ्योरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जैसे एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन आ रहा है, आईआईटी के एंट्रेंस सब मतलब सेमेस्टर एग्जाम में भी सेम चीजें होती हैं, वहां भी सेमेस्टर एग्जाम में भी क्वेश्चंस ही आते हैं। वहां ये प्रूव दैट ये सब नहीं आता, क्लास में पढ़ाएंगे प्रूव दैट प्रूव करके भी दिखाएंगे, लेकिन जो सेमेस्टर एग्जाम भी होगा उसमें भी क्वेश्चंस ही आएंगे। तो आपको वही जैसे जैम गेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन उसके एंट्रेंस के सेम वहां सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं। एमएससी में भी या पीएचडी का एंट्रेंस होता है उसमें भी, सब में ऐसे ही सिस्टम है, क्योंकि वहां यही सिखाते हैं कि आपको चीजें अप्लाई करना आना चाहिए, ये नहीं रट्टा मारने उगल देने, ऐसा नहीं। आप अपना थोड़ा दिमाग यूज करो और जो पढ़ा है उसको कुछ उससे नया जनरेट करो, ये चीजें हैं, या उससे कुछ नया आउटपुट निकालने की कोशिश करो। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये चीजें हैं। ओके सर वो मेरा एमएलई वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं आया। क्या बता रहा है वहां पे, उसका सॉल्यूशन है ना उसका आंसर, यस सर, आंसर सर 2 और 3 दिखा रहा है। 2 और 3, तो आपका यहाँ पे क्या आया है, यहाँ से क्या आंसर आया है? सॉरी नहीं नहीं, यहाँ से कितना आया है? सर पहले वाले का 0.003, हाँ हाँ, और दूसरे और थीटा इक्वल टू 2 पे 0.00 ऑलमोस्ट 4 आ जाएगा, और तीसरे वाले का 0.03। क्योंकि दूसरे वाले में आपका 1/2 के पावर 2 2 2 ऐड हो गया, तो 8 बार है ना, इस तरीके से होगा। सर एक चीज और पूछनी थी। जी जी जी, ये सर आपने 1/3 ये जो सारी x की वैल्यूज में fx को मल्टीप्लाई किया है, तो 0 भी तो था बीच में। ओह यस यस यस, हमने वो ध्यान नहीं दिया, तो वैसे मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, वन ऑब्जर्वेशन इज टेकन ऑन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। एक ऑब्जर्वेशन आप जस्ट ले रहे हैं ना, तो यहाँ से आपको बताना, हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया, हमें लगा ऑब्जर्व वैल्यू है, तो ये सारे 0 हो जाएंगे वैसे तो, है ना, मतलब प्रोडक्ट तो 0 ही हो जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किए वो निकाला कि x 0 है, एक्चुअली ये पीएमएफ है, तो ऐसे नहीं कर सकते हम।
पीएमएफ जैसे आपके पास है तब क्या करते हैं, जब हमें ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी होती है तब ऐसा करते हैं कि ऐसा होता है x1 की वैल्यू गिवन है, x2 की वैल्यू गिवन है, x3 की वैल्यू गिवन है, तब ऐसा करते हैं ना। मान लीजिए स्मॉल x1 है, स्मॉल x2 है, स्मॉल x3 है, तो आपको प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x1, तो ये हम तब करते हैं ना। यहाँ पे सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, है ना। तो क्या अगर बेसिक डिफिनेशन देखें जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया है वो मैं बताऊं, ये बुक पे भेजे दे रहा हूं मैं। इसमें देख रहा हूँ ना किस पे मैक्सिमम है, जैसे 0 1/4 चेक 1। किया है सर किस x के लिए थीटा जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। किस x के लिए उन्होंने चेक किया कि थीटा जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो x बराबर 0 के लिए थीटा मैक्सिमम क्या है? तो उसमें थीटा 2 है, सॉरी थीटा 1 हमारा मैक्सिमम हो रहा है। तो x बराबर 0 के लिए थीटा x इज इक्वल टू 0 के लिए थीटा बराबर 1 मैक्सिमम है। यस, x बराबर 1 के लिए थीटा बराबर 1 ही मैक्सिमम है, 1 ही है। और x इक्वल टू 2 के लिए 2 एंड 3 बोथ हैं। और 3 के लिए एक तो मैक्सिमम सर 3 है और 4 के लिए 3 है मैक्सिमम ना, मैक्सिमम 3, हाँ ठीक है, और 4 के लिए 3 है। यस, फिर अब तो इसके बाद इन्होंने ये बताया था कि जो 2 पे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है, मतलब 2 पे जो मैक्सिमा है वो 1/4 1/4 है, इक्वलिटी है, इसीलिए ये दोनों ही हमारे एमएलई होंगे 2 और 3। पर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कैसे यूज किया है। मैं फोटो शेयर कर सकता हूं। यहाँ सिंगल ऑब्जर्वेशन है ना, हमारे पास सिंगल ऑब्जर्वेशन है, तो यही लाइक्लीहुड फंक्शन है एक्चुअली। अब ये आप चेक करो डिफरेंट थीटा के लिए, है ना। सो जब x 0 रखा आपने तो इस हिसाब से देख लिया आपने, तो द फंक्शन, अच्छा फोटो भेजिए सॉल्यूशन का, देखते हैं क्या है। For each value of x, the theta cap, the MLE theta cap is the value of theta that maximum. ये definition है MLE का कि the theta cap वो value है, मतलब थीटा की जिस पे PMF या मतलब likelihood function maximum हो जाए, ये definition है। अब ये कहना चाह रहा है कि the value are in the following table, ठीक है। तो x और थीटा इन्होंने देखा कि x की किस वैल्यू के लिए थीटा क्या है, थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमाइज कर रहा है। तो x बराबर क्वेश्चंस भी आज बहुत आ रहे हैं एग्जाम में डिस्क्रीट केस। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, मतलब ये बुक बहुत अच्छी है, ये कैसेला वर्ग वाली बुक बहुत सही है, एमएससी में यही पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे हमें भी यही पढ़ाया गया था वहाँ पे इन्फ्रेंस में। तो सो इन्होंने x बराबर 2 पे ये कहा कि पीएमएफ मैक्सिमम है ना, x बराबर 2 पे पीएमएफ मैक्सिमम है। सो 2 and 3 आर एमएलईज, 2 और 3 आर एमएलईज, x बराबर 2 और x बराबर 3 आर एमएलई। एक मिनट, तो यहाँ था आपका क्वेश्चन, ये था है तो वही। आंसर ही नहीं समझ में आ रहा किस बेसिस पे इन्होंने सिर्फ इसे ही लिया है कि 2 और 3 को, अदर भी तो हमारे पास ऑप्शंस थे। 2 और 3 यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी है, x इक्वल टू 3 पे वो जो 2 और 3 है ना वो इसका फ्रीक्वेंसी है थीटा का, और x जो वैल्यूज है यहाँ पर जो x दिया हुआ है, x इसका वैल्यूज है, और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन है, x का 0 पे x का मैक्सिमम वैल्यू है 1/3, तो वहाँ पर ये दिया हुआ है, हाँ इसीलिए वो 1 है, मतलब 0 पे वो 1 हो रहा है इसीलिए, ठीक है। अब 1 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो भी 1 ही हो रहा है, ठीक है। और 2 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 और 3 हो रहा है, ठीक है। अब 3 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है,
थ्री पे मैक्सिमम वैल्यू 3 हो रहा है, 1/2। है ना, इस तरीके से है। हाँ सर, तो आप देखिए ठीक से। यहाँ से अभी दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा व्हेन x इज 0, है ना। हाँ। और फिर ऐसे ही x जब 1 होगा तो जब x 1 होगा तो ऐसे ही आप लिखेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग x जब 1 है, थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए टेबल तो दे ही रखा है ना, टेबल दे रखा है हमें, तो वही चीज इसीलिए है। वो टेबल पे इसलिए 2 और 3 है, इसीलिए। क्यों 2 और 3 क्यों है? नहीं 3 पे सेम नहीं, 2 पे 2 और 3 होगा, क्योंकि 1/4 सेम है, मैक्सिमम तो है ना, इसीलिए। तो यहाँ से x बराबर 2 पे अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 जब थीटा 1 है, 1/4 जब थीटा 2 है, और 1/4 जब थीटा 3 है, ये ना। हाँ। तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 2 और 3, है ना। अब इसमें आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें मतलब एक्सेप्ट 2 में यहाँ पर 2 वैल्यूज है, मतलब 2 वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 1/4 मैक्सिमम हो रहा है, इसीलिए हम इसको एमएलई ले रहे हैं। तो यही लॉजिक है मुझे। मतलब सब में फ्रीक्वेंसी क्या है, सब में फ्रीक्वेंसी 1 है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी 2 है और उसका वैल्यू सबसे हाईएस्ट है इसमें, इसीलिए इसको एमएलई बोला जाता है। मतलब यही है यहाँ पे कि 1/4 जो है यहाँ पे वो मैक्सिमम तो है ही, लेकिन 2 पॉइंट पे अटेन कर रहा है ना। हाँ, इसीलिए यही एमएलई 2 पॉइंट पे अटेन कर, मतलब डोमेन में ऐसे दो वैल्यू है जहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू 1/4 है, तो वो दोनों एमएलई हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आए हैं, जैम गेट में भी ऐसा एग्जैक्टली सेम नहीं, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो वहाँ थोड़ा था कि हमें समहाउ लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना था। सर ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस हिसाब से तो सर x = 3 पे जो हमारा थीटा जो है वो 3 पे 1/2 सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। नहीं, ये बता रहे हैं कि दो पॉइंट पे वैल्यू सेम हो गई ना, डोमेन के 2 पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वैल्यू सेम हो गई। द डोमेन पे दो ऐसी डिफरेंट, हालांकि इसका पैरामीटर स्पेस में 3 नंबर है 1 2 3, तो 2 पॉइंट पे ऐसी वैल्यू है जहाँ पे सेम हो गई, तो ये एमएलई आ गया। अच्छा, या अगर ऐसा हुआ होता कि कहीं पे ऐसा होता तीनों पॉइंट पे सेम आंसर होता, फॉर एग्जांपल 1/2 1/2 1/2, तो सर वो मैक्सिमम होना चाहिए ना, मतलब हाँ, मतलब तब वो 3 पॉइंट्स पे है ना, इसलिए वो भी एमएलई हो जाए। मतलब हमने तो ऐसे ही सीखा था आई थिंक यही हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैरामीटर को कंटेन कर रहे हैं ये x = 2 पे। हाँ, द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेस एमएलई, तो मुझे लग रहा है कि हाँ यही होगा, या तो दो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है इन दोनों के लिए, तो इसलिए दोनों एमएलई है, पता नहीं। थीटा का वैल्यू के लिए, थीटा तो पैरामीटर है, तो पैरामीटर के ज्यादा से इस तरह के एक दो और क्वेश्चंस देखिए, आपको शायद क्लियर हो कि यहाँ पे और एक दो क्वेश्चन होंगे ना, तो वहां से ज्यादा क्लियर होगा। नहीं सर, ये एक ही क्वेश्चन है सिर्फ। अच्छा, ये एक ही था। हाँ, ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। डिस्क्रीट के ऐसे हालांकि कम क्वेश्चन मिलते हैं ना एमएलईज के, इसीलिए थोड़ा मुश्किल रहता है इसमें डिसाइड करना। कॉन्टिन्यूअस में चलो मिल जाता है। तो गेट में इस बार दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, जब पावर ऑफ द टेस्ट में भी आते हैं क्वेश्चन, और एमएलई पे भी रिसेंट डेज में शुरू कर दिए हैं। कोई नहीं, इसको वही सीखने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी ऐसे ही सीख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके थ्रू सीखेंगे। थ्योरी से बहुत कम सीखते हैं हम लोग, थ्योरी से डेफिनेशन थ्योरम पता चल जाता है, मेनली जो उसके बहुत डीप पॉइंट्स हैं या जो जैसे बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आता है कहाँ डिस्क्रिमिनेट करना है आंसर को, उस तरह से। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। डाउट क्लास किसका रह गया, एक क्वेश्चन रह गया बस, इसको सॉल्व करके मैं स्टॉप करूंगा। हाँ जी संस्कृति, इसमें क्या डाउट है आपको बताइए। सर ऑप्शन सी, हाँ, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा। तो कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा मतलब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हमारे पास कंप्लीट सफिशिएंट कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, सर एक्सपोनेंशियल फैमिली से।
बट इसमें अप्लाई नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर y को आप मॉड xi ले लें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? अगर yi को मैं मॉड xi ले लेता हूं यूनिफॉर्म 0 थीटा जी, यूनिफॉर्म 0 थीटा, और आप इसके लिए जानते होंगे तो जब मेरे पास सैंपल है y1 y2 yn यूनिफॉर्म 0 थीटा, और ये हिंट ऑप्शन से ही आया है, तो यहाँ से y1 y2 yn यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो इसके लिए तो आप जानते होंगे कंप्लीट एंड सफिशिएंट क्या होता है, बताइए। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हाँ nth ऑर्डर, तो yn हो गया, इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ y1 y2 डॉट 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 yn, तो वापस रख दीजिए ओरिजिनल जो था, mod of x1 mod of x2 mod of xn, ठीक है आगे। ओके तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 7:30 से कंटिन्यू करते हैं मॉक टेस्ट 15 का डाउट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो 15 है उसका डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देख लो जो भी डाउट्स हैं आपके मॉक टेस्ट 15 में उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।